नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन अभी सिर्फ कुछ नामों की घोषणा बाकी की है। कुछ नाम बाकी रह गए क्योंकि 24 नामों तो सामने आ गए। उनमें एक सीट भोपाल भी है, जहां पर बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर बीजेपी के जमीन से जुड़े मृदुभाषी आलोक शर्मा पर भरोसा जता दिया। साध्वी का जैसे ही टिकट कटा तो उन्होंने बौखलाहट में टिकट कटने का सारा ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ दिया। जरा सुनिए कि आखिर कैसे साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया के ऊपर भड़ास निकाली और यह कहा कि मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप लोगों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यह सब कुछ किया है। टिकट कटा तो भड़ास कैसे निकली, सुन लीजिए। मीडिया से मैं हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि हम जो बोलते हैं आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के जो भी दिखाते हो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बिल्कुल भी ना पहले ना आज ना करती हूँ इस प्रकार का काम और ना पसंद करती हूँ। इसलिए मीडिया से आज के बाद मैं कोई भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो देखिए कभी नहीं चलाया ऐसा। जो आपने बोला है वही चलाया। अब अगर कोई गलाता है तो फिर उसमें सब किसको कहने जाओ। मुझे एक ही बात लगती है कि अब हम मीडिया चैनल को अच्छा वो एक छोटा सा बता दिए। वो जो एक चला रहे हैं कि आपने बोला है कि मैं शायद मोदी जी ने मुझे माफ नहीं कर पाए। मोदी जी मुझे ये मैंने जो वीडियो दिया है वो हमारे फेसबुक पर डाला है। ओरिजिनल वीडियो मैंने डाल दिया है और इसलिए डाला है कि आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम करके हमें बदनाम करके आप लोग कुछ नहीं कमा पाओगे। जितनी टीआरपी आपको बटोरनी थी राजनीतिक हमारे 5 वर्षों में आपने कमा लिया। आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मीडिया में। हमारा मीडिया खुद का रहेगा, हम उस पर करेंगे। फिर जिसको जो लेना है लो, नहीं लेना बिल्कुल हम प्रचारित होने का शौक रखते ही नहीं हैं। और आप लोगों ने भरपूर किया अपना विवादित बयान कुछ नहीं है विवादित। कल भी मैंने दिया, कोई मैटर नहीं था, उसके बावजूद भी कह दिया भड़की प्रज्ञा। तो ये कोई बात हुई? हम तो आप लोग हम तो आज ही आए ना। थोड़ा मीडिया को से ना बनी हूँ ना मीडिया मुझे बिगाड़ सकता है। मैं अपने सिद्धांतों पर चलती हूँ, सन्यासी हूँ और इसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो है जो सत्य है मैं वही हूँ। वो कल जो वीडियो चल रहा है वो गलत है, मतलब आपका कहना है जो है ना वीडियो जो है। ऐसा है क्या कि नाराज तो नहीं आपने बोला था कि ऐसा नाराज आपने बोला एक श्लोकार्थ आप लोग निकालते रहना। जी। सुख दुखे समे कृत्वा भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय जस्य नैवं पापम बाप ससी। इसलिए अब आप लोग अर्थ निकालते रहना, मैंने तो कह दिया। साध्वी प्रज्ञा को आपने सुन लिया। वो कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया, सिर्फ आप लोगों ने अपनी टीआरपी बटोरने के लिए 5 साल तक मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। असल में साध्वी प्रज्ञा मीडिया के सामने आती नहीं है, और आती है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए आती हैं। आपने इन 5 सालों में साध्वी प्रज्ञा का भोपाल के विकास को लेकर, भोपाल की जनता को लेकर, भोपाल के रोड मैप को लेकर कभी कोई मीडिया में चर्चा बयान नहीं दिया। मीडिया तो छोड़िए, उन्होंने अपनी भोपाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना जाकर जन समर्थन किया, कितना जाकर जनसंपर्क किया, कितने लोगों से मिली। भोपाल के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब उनसे नाराज हैं। और जब टिकट कट गया तो सब खुश हैं, लेकिन टिकट कटा तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और अभी जो साध्वी प्रज्ञा बात कर रही थी वो तब भी भड़की हुई थी। तब भी उन्होंने कहा कि आपने अपनी टीआरपी बनाने के लिए साध्वी प्रज्ञा के भरोसे टीआरपी चलती है सुबह से शाम तक। साध्वी प्रज्ञा को जब अपनी मर्जी से बयान देना होता है, 2-4 महीने में एक बयान देती हैं अपने एजेंडे के हिसाब से और फिर छुप जाती हैं। मीडिया वाले फोन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं होती है। अब असल में साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा क्यों, यह समझने की जरूरत है। पूरा देश समझ गया, बीजेपी के नेता समझ गए, बीजेपी के कार्यकर्ता समझ गए, लेकिन पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा नहीं समझ पाई। कुछ दिनों की बात है, पूर्व हो जाएंगी।
और शायद बीजेपी कभी कोई पद उन्हें नहीं दे पाएगी। आपको सुनवाते हैं। असल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जब महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया, उसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गई और उनकी पार्टी ने भी उनके बयान से पूरी तरह से किनारा कर लिया। पूरी तरह से सुन लीजिए। राम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। सुन लिया आपने। यह बयान जब आया तो पूरे बीजेपी में खलबली मच गई, नीचे से ऊपर तक हड़कंप मच गया और बीजेपी ने कह दिया कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है। पूरे देश में ऊपर से नीचे तक लाइन पर अगर बीजेपी काम कर रही है तो वो नरेंद्र मोदी की लाइन पर काम कर रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी का सम्मान करता है, मोदी को मानता है, मोदी पर भरोसा करता है, तभी तो मोदी गारंटी देते हैं। वो मोदी, वो नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बयान सुना तो साध्वी प्रज्ञा के बयान पे क्या कहा पता है आपको? नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने के बाद साध्वी प्रज्ञा खुद अपनी ही पार्टी में घिर गई, आलोचनाओं का शिकार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से साध्वी प्रज्ञा के इस बयान की निंदा की और कहा, क्या कहा, खुद सुन लीजिए। गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई या इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। साध्वी प्रज्ञा कैसे भूल गई? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह जो बयान दिया गया है, यह बयान घृणा के लायक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभ्य समाज में इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए और मैं मन से कभी माफ नहीं कर सकता और ऐसे करने वालों को आगे 10 बार सोचना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यह बयान आया, उस वक्त यह साफ हो चुका था कि साध्वी प्रज्ञा अब भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में किसी भी पद पर रह नहीं पाएंगी, चूंकि वो भोपाल से चुनकर आई थी, संघ से जुड़ी हुई हैं, हिंदू पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें मजबूरी में झेला और जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो टिकट कट गया। टिकट कटने के पीछे का कारण क्या रहा? आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बयान घृणा के लायक है, इस तरह के बयान सभ्य समाज में ठीक नहीं है और जैसा भी जिसने भी इस तरह के बयान दिए हैं, भविष्य में उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। टिकट कट गया। यह पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने इस तरह का बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा लगातार इस तरह के बयान देती रही, विवादित बयान देती रही, अपनी सीमा को लांघती रही। एक और बयान सुनवाते हैं उनका, आपको दुख होगा, सुनिए। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया। कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो।
सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। एक और बयान ये साध्वी प्रज्ञा ने दिया और मीडिया ने चलाया। टीआरपी बटोरने के लिए नहीं, बल्कि ये विवादित था इसलिए चलाया। बाबरी ढांचे को लेकर भी एक बयान दिया साध्वी प्रज्ञा ने, और सबको चौंका दिया। उस बयान को भी सुनिए। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था, और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी आप मैं गई थी, काय का विवादित ढांचा? हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे। पुनः सीबीआई में मामला चला, इतने सारे लोगों से सवाल जवाब हुए, बयान हुए, और किसी को सजा नहीं हुई। यहां पर साध्वी प्रज्ञा कह रही कि मैंने ढांचा तोड़ा। अब क्या करेंगे? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आतंकवादी बता दिया था। दरअसल उन्होंने यह बयान सीहोर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए दिया था। ये भी सुन लीजिए। गन्ना फैक्ट्री, गन्ना मिल, 5 प्रकार की ऑयल मिल, ये सब बंद करवाए उसने, लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुना लेके गए थे यहाँ से फैक्ट्री का गन्ना पूरा सीओ का, फिर गुना ले खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब उगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है, जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आजीवन ही नहीं आएगा, और अब जब समापन होगा तो फिर कभी उग नहीं पाएगा। बोलो भारत माता की करवाई गन्ना। आपने साध्वी प्रज्ञा का यह बयान भी सुन लिया। अब मैं 2 बयान आपको एक साथ सुनाना चाहता हूं। अजान के लिए भी उन्होंने बयान दिया, और एक बयान उन्होंने जाति को लेकर भी दिया। दोनों बयान सुनिए। जस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता, और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से,
और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं, उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि ये हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि नासमझी है, क्योंकि समझ। तो साध्वी प्रज्ञा बता रही थी कि ये नासमझी है कि शूद्र को अगर शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं। अमित शाह उज्जैन में वाल्मीकि गुरु के पास पहुंचते, अखाड़े में पहुंचते तो वहां उनके पैर धोते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा की ये कौन सी लाइन है, समझ नहीं आता है। ये तो कानून में भी लिखा है कि आप उस जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे लोग आहत होते हों। खैर, इन सब के बीच एक बयान और आया साध्वी प्रज्ञा का, और वो बयान आया कि अपने घर में चाकू रखिए, पता नहीं कब गला काटने की नौबत आ जाए। सुनिए। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है, आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुस करके कोई आता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी देना हमारा। यह बयान अगर विपक्ष के किसी सांसद की बजाय, सत्ता पक्ष के सांसद की बजाय अगर विपक्ष के किसी नेता का होता तो यह मामला कोर्ट में चला जाता और कोर्ट डायरेक्शन दे देता, हो सकता मामला भी दर्ज हो जाता। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सत्ता पक्ष की सांसद हैं और उनका यह बयान भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको यह बयान शोभा नहीं देता है। एक और तस्वीर, एक और वीडियो जो साध्वी प्रज्ञा के जनता के बीच है, लोगों के बीच का है, और किस तरह जनता खुद उन्हें बता रही है कि अब तो सुधर जाओ। सुनिए। तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना, मैनेजमेंट कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे।
आपके पास पॉलिसी नहीं है क्या? नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा बेड से, नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो चलिए। नहीं दिखा पा रहे हैं हाँ आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly. अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट क्लास का है। सुनिए, इसलिए हम भी बोल रहे हैं उनको कि लेके मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जनता बता रही है कि आप जनप्रतिनिधि हो, हमारी सुविधा के लिए हो, लेकिन आप हमारी ही सुविधा में किस तरीके से खलल डाल रहे हो। ये क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये खुद साध्वी प्रज्ञा का बयान है। अब चूंकि टिकट कट चुका है, टिकट क्यों कटा है यह आपने देख लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत पहले ही दे दिए थे कि ऐसे लोगों को पता चलेगा, संकेत मिलेगा, और संकेत मिल चुका है। अब साध्वी प्रज्ञा भड़क रही हैं, ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ रही हैं, और अब उन्होंने टिकट करने के बहाने अपने ही विधायक पर एक आरोप लगा दिया है। आरोप सही होगा, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता पक्ष के बहुत सारे, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं। अगर आरोप लगाया है तो उनको साबित भी करना पड़ेगा और सरकार से कार्रवाई भी करानी पड़ेगी। लेकिन अपनी पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया है, सुन लीजिए। खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। और एक सुदर्शन न्यूज चैनल है, वो वहां उपलब्ध, वहां कैसे पहुंचा, पर वो पहुंचा और उसने ये लोगों से पूछा और लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है, ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है, वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ, और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है, और नहीं हुआ है तो मैं इसको, और जो सरकारी लोग गैर कानूनी तरीके कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे, वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। तो मैंने एसपी को डांटा कि तुमने हमें भ्रमित किया और समय मांग रहे हो तुम। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। लोग इतने दुखी थे, वहां बुजुर्ग व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि ये सुदेश राय जी का ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन अगर इस प्रकार का विधायक है तो मैं पार्टी से मांग करूंगी, शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से। तो ये ठेका क्या अभी शुरू हुआ है? ये ठेका क्या 7 दिन पहले शुरू हुआ है? ये ठेका क्या 1 महीने पहले शुरू हुआ है? काफी समय से, लंबे समय से ये ठेका चल रहा है और ये शिकायत सांसद महोदय के पास आई है। ये शिकायत पहले भी सांसद और विधायकों के पास जाती रही है, लेकिन आज बड़े तल्ख अंदाज में सांसद महोदय ने, सांसद प्रज्ञा सिंह ने अपनी बात रखी है। सरकार को चेतावनी दी है, प्रशासन को चेतावनी दी है। कार्रवाई होगी, इंतजार करना पड़ेगा, और कार्रवाई कराने के लिए सांसद साध्वी प्रज्ञा किस हद तक जाएंगी, इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।